चैप्टर 2 एसएम पार्ट 3। अंडरस्टैंड करना प्रोडक्ट और इंडस्ट्री को। तो बिजनेसेस जो है सेल करता है प्रोडक्ट गुड भी हो सकता है या सर्विस भी हो सकता है। बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट कैन बी द गुड और सर्विस, इट माइट बी अ फिजिकल गुड और सर्विस एंड एक्सपीरियंस। और प्रोडक्ट के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट टेंजिबल होता है या इनटेंजिबल होता है, उसका प्राइस होता है, डिलीवर करता है सेटिस्फैक्शन, और पाइवेटल होता है फॉर बिजनेस एंड यूजफुल लाइफ होती है। तो प्रोडक्ट्स आर इधर टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल प्रोडक्ट जो होता है वो हैंडल हो सकता है, सीन हो सकता है, फिजिकली फेल्ट हो सकता है, जैसे कि कार, बुक, पेन, मोबाइल हेड हैंडसेट एंड सो ऑन। और इनटैंजिबल प्रोडक्ट इज नॉट अ फिजिकल गुड सच एज टेलीकॉम सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रिपेयर सर्विसेज। प्रोडक्ट एज अ प्राइस, प्रोडक्ट जो है सॉरी बिजनेस जो है डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और चार्ज करता है प्राइस फॉर देम। तो बिजनेस डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड चार्ज अ प्राइस फॉर देम। द डायनेमिक्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम और सर्विस। द मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी प्रोवाइडेड equals quantity desired. The price that may be paid is determined by the market, the quality, the marketing, and the targeted group. In the present competitive world, price is often given by the market. Present competitive world में जो price है often given है by the market, और business have to work on cost to maintain profitability. On account of competition, businesses are able to fix market price by adding profit margin on the cost. Rather, they work on reducing the cost given the prevailing market price. अब प्रोडक्ट की जो है सर्टेन फीचर्स है जो डिलीवर करते हैं सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर्स दैट डिलीवर सेटिस्फेक्शन। तो अ प्रोडक्ट फीचर्स अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाइज अ कंज्यूमर नीड। सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर नीड को। फीचर्स डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग। एंड बिजनेसेस जो है अल्टर करते हैं फीचर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑप्टिमाइज करने के लिए यूजर एक्सपीरियंस को। और प्रोडक्ट शुड बी एबल टू प्रोवाइड वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर फॉर whom they are meant. Features of the product जो distinguish होंगे in its term of its function, design, quality and experience. A customer cumulative experience with the product from its purchase to the end of its useful life is an important component of a product feature. Product जो है pivotal है for business. The product is at center of the business around which all strategic activities revolve. अब प्रोडक्ट जो है एट सेंटर ऑफ द बिजनेस है जिसके अराउंड जो है सारी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज इवॉल्व करती है। प्रोडक्ट जो है एनेबल करता है प्रोडक्शन को, क्वालिटी को, सेल्स को, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक एंड अदर बिजनेस प्रोसेसेस। प्रोडक्ट जो है ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड बिजनेस एक्टिविटीज़। तो सेंटर ऑफ द बिजनेस है जिसके अराउंड सारी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ जो है रिवॉल्व करती है, एनेबल करता है प्रोडक्ट प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक और अदर अदर बिजनेस प्रोसेसेस को। और प्रोडक्ट जो है ड्राइव करता है फोर्स बिहाइंड बिजनेस एक्टिविटीज़। प्रोडक्ट की जो है एक यूजफुल लाइफ है। एवरी प्रोडक्ट हैज अ यूजेबल लाइफ आफ्टर विच इट मस्ट बी रिप्लेस्ड, एज वेल अ लाइफ साइकिल आफ्टर विच इट इज टू बी री इन्वेंटेड और मे सीज टू एग्जिस्ट। We have observed that fixed line telephone instruments have largely been replaced by mobile phones. Now, next topic, product का life cycle. An important concept in strategic choice is that product life cycle product इसका S-shaped curve होता है जो exhibit करता है relationship sales की with respect to time for a product, जो pass करता है through four successive stages जैसे introduction, growth, maturity और फिर decline. So an important concept in strategic choice is that of product life cycle. It is a useful concept for guiding strategic choice. Essentially, PLC is an S-shaped curve which exhibits the relationship of sales with respect of time for a product and passes through the four successive stages of introduction, growth, maturity and decline. If businesses जो substitute है for product, तो concept of PLC could work just as well.
तो पहला स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज है जिसमें ना स्लो सेल्स ग्रोथ होगी और प्राइसेस जो है हाई होंगे, कंपटीशन नेग्लिजिबल होगा, मार्केट्स लिमिटेड होंगे। और जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ इन सेल्स वो कम इसलिए है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है ऑन पार्ट ऑफ कस्टमर्स। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी इन इज द इंट्रोडक्शन स्टेज विथ सो स्लो सेल्स growth in which competition is almost negligible, prices are relatively high, markets are limited, and the growth in sales is at a lower rate because of lack of awareness on part of the customers. सेकेंड स्टेज में ना मार्केट रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होता है, ग्रोथ बढ़ जाती है, डिमांड एक्सपांड होती है, प्राइस फॉल करते हैं, कंपटीशन इंक्रीज होती है और मार्केट एक्सपेंड करता है क्योंकि अब जो है कस्टमर्स को नॉलेज है अबाउट द प्रोडक्ट और वो इंटरेस्ट शो करते हैं उसको परचेज करने में। सो द सेकेंड फेज ऑफ पीएलसी इज ग्रोथ स्टेज विद रैपिड मार्केट acceptance. In the growth stage, the demand expands rapidly, price falls, competition increases, and market expands. The customer has knowledge about the product and shows interest in purchasing it. अब थर्ड फेज में जो है कंपटीशन टफ हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है ग्रोथ रेट में, मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है, प्रॉफिट जो है कम हो जाता है स्टिफ कंपटीशन की वजह से और ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा वर्क करना चाहिए मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी। So the third phase of PLC is maturity stage where there's slow down in growth rate. In this stage, the competition gets tough and market gets stabilized. Profit come downs because of stiff competition. At this stage, organizations have to work for maintaining stability. अब फोर्थ स्टेट में कोई नया प्रोडक्ट रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और एकदम डाउनवर्ड शिफ्ट हो ड्रिफ्ट हो जाएगा सेल्स में, प्रॉफिट फॉल डाउन कर जाएंगे। So in the fourth stage of PLC, is declines with sharp downward drift in sales. The sales and profit falls down sharply due to some new product replacing the existing product. A combination of strategies can be implemented to stay in the market, either by diversification or retrenchment. अब ये हमको फिगर देगा इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, सेल्स और टाइम। मेन एडवांटेज है कि ये डायग्नोस करता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्डर, इसका एडवांटेज है ये। और ये इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश स्टेट एट विच ईच ऑफ देम एग्जिस्ट, पर्टिकुलर अटेंशन जो है पेड की जाती है ऑन द बिजनेसेस जो डिक्लाइनिंग स्टेज में है, डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक चॉइस जो है मेड कैन बी मेड। एंड फॉर इंस्टेंस एक्सपेंशन मे बी फीजिबल अल्टरनेटिव फॉर बिजनेस इन द इंट्रोडक्टरी एंड ग्रोथ स्टेजेस। मेच्योर बिजनेस जो है मे बी यूज एज सोर्सेज ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अदर businesses which need resources. Now, a combination of strategies like selective harvesting, retrenchment, etc., may be adopted for declining businesses. और इस वे में एक बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस जो है बिल्ड हो जाता है by exercising a strategic choice based on the PLC concept. Now, value chain analysis. अब with each transaction, successful business जो है produce करेगा value for their consumers. Successful businesses produce value for their consumers in the form of satisfaction, profit खुद के लिए और shareholders के लिए. So with each transaction, successful business produce value for their consumers in form of satisfaction and profit for themselves and their shareholders. कंपनी जो जनरेट करता है मोर वैल्यू, वो मोर लाइकली है टू प्रॉफिट देन दोज दैट जनरेट लेस वैल्यू। कंपनीज दैट जनरेट मोर वैल्यू आर मोर लाइकली टू प्रॉफिट देन दोज दैट जनरेट लेस वैल्यू। अंडरस्टैंड करना वैल्यू चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिटिकल फॉर इवेल्यूटिंग हाउ मच वैल्यू इट जनरेट्स। वैल्यू चेन एनालिसिस मेथड है जो यूज्ड है बाय स्ट्रेटेजिस्ट टू ब्रेक डाउन ईच प्रोसेस फॉर देयर that their business employs. Value chain analysis is a method used by strategists to break down each process for each process that their business employs. Now, this analysis could be used to improve the sequence of operations. ये analysis use किया जाता है improve करने के लिए sequence of operations, enhance करने के लिए efficiency को और create करने के लिए competitive advantage. तो this analysis could be used to
improve the sequence of operations, enhancing efficiency and creating a competitive advantage. This analysis could be used to improve the sequence of operations and enhancing efficiency and creating a competitive advantage. A value chain analysis जो है used है by businesses of all sizes from proprietorships to multinational organizations. तो value chain analysis can be used by businesses of all sizes. value chain analysis जो use होता है by businesses हर size के सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक. ईच ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज. दे मे ऑल बेनिफिट फ्रॉम वैल्यू चेन एनालिसिस टू वैल्यूएट एंड ऑप्टिमाइज देयर प्रोसेसेस. एक मेथड है एग्जामिन करने का ईच एक्टिविटी वैल्यू चेन में ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. तो वैल्यू चेन एनालिसिस एक मेथड है एग्जामिन करना ईच एक्टिविटी इन वैल्यू चेन ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. When you do a value chain analysis, you must analyze how each stage in the process adds or subtracts values from the end product or service. Value chain analysis is widely used as a mean of describing the activity within and around an organization and relating them to an assessment of the competitive strength of an organization. So value chain analysis जो है widely used as a means of describing the activities within and around an organization, relating them to an assessment of the competitive strength of an organization or its ability to provide value for money, product or services. वैल्यू चेन एनालिसिस जो है ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड है एज अकाउंटिंग एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस was originally introduced as an accounting analysis to shed light on the value added of separate steps in complex manufacturing process. अब डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट इम्प्रूवमेंट, in order to determine where cost improvements could be made or value creation improve, the two basic steps of identifying separate activities and assessing the value added from each were linked to an analysis of an organization's competitive advantage by Michael Porter. ये हमको वैल्यू चेन का माइकल पोर्टर के हिसाब से फिगर देगा. सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, technology development and procurement are support activities. Then inbound logistic operations, outbound logistic, market sales और service जो है primary activities है. One of the key aspects of value chain is the recognition that organizations are much more than a random collection of machines, material, money, and people. So, one of key aspects है value chain analysis का recognition that organizations जो है much more है than a random collection of machines, material, money, and people. ये resources जो है are of no value unless deployed into activities. These resources are of no value unless deployed into activities and organized into systems and routines which ensure that products or services are produced which are valued by the final consumer or the user. Or other words में it is these competencies to perform particular activities and the ability to manage linkages between activities which are the source of competitive advantage for organizations. Other words में ये competencies है to perform करने के लिए particular activity और ability है to manage linkages between activities which are the source of competitive advantage for organizations. पोर्टर जो है आर्ग्यू करता है that an understanding of strategic capability must start with an identification of these separate value activities. Primary activities जो है grouped है 5 main areas में inbound operation, outbound marketing, sales और service. Inbound में बोलता है receiving, storing, concern inbound logistic वो activities जो concerned है with receiving, storing and distributing the inputs to the product or service include करता है material handling, stock control, transport etc. like transportation and warehousing. So, input logistic are the activities concerned with receiving, storing, and distributing the inputs to the product and service. This includes material handling, stock control, transport, etc. अब मशीन ऑपरेशंस जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट्स को फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस में. मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबली, टेस्टिंग कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स.
ना आउटबाउंड लॉजिस्टिक में कलेक्ट स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट को टू कस्टमर्स। फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट्स दिस वुड बी वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और सर्विसेज के केस में अरेंजमेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग कस्टमर्स टू द सर्विस इट इज इफ इट इज अ फिक्स लोकेशन। So outbound logistic collect, store, distribute the product to customers. For tangible products, this would be warehousing, material handling, transport, or in case of services, it may be more concerned with arrangements for bringing customer to the service if it is a fixed location. अब मार्केटिंग और सेल्स में प्रोवाइड करता है मींस वेयर बाय कंज्यूमर यूजर्स जो है मेड है अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोवाइड द मींस वेयर बाय कंज्यूमर यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस and are able to purchase it. So marketing and sales provide the means whereby consumers or like users are made aware of the product or service and are able to purchase it. Marketing and sales provide करता है means whereby consumers or users are made aware of the product or service and are able to purchase it. This would include sales administration, advertising, selling, and so on. Marketing and sales provide the means whereby consumer users are made aware of the product and are able to purchase it. ये इंक्लूड करेगा सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड सो ऑन। अब पब्लिक सर्विसेज में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हेल्प करता है यूजर्स को एक्सेस करने में एक पर्टिकुलर सर्विस जो ऑफर इम्पॉर्टेंट है। सो मार्केटिंग एंड सेल प्रोवाइड्स द मीन्स वेयर बाय कंज्यूमर्स यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड आर एबल टू परचेज इट। दिस वुड इंक्लूड सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड सो ऑन। और पब्लिक सर्विसेज में कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हेल्प करते हैं यूजर्स को एसेस करने में अ पर्टिकुलर सर्विस एंड आर ऑफन इम्पॉर्टेंट। सर्विस आर ऑल दोज एक्टिविटीज, सर्विस वो सारी एक्टिविटीज है जो एनहांस करती है, मेंटेन करती है वैल्यू एक प्रोडक्ट और सर्विस की, सच एज इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग and spares. So are all those activities enhance and maintain the value of a product or service such as installation, repair, trainings, and spares. Each of these groups of primary activities are linked to support activities. ये सारे linked है support activities से। ये divide करते हैं 4 areas में, जैसे कि procurement, technology development, human resource का management और फिर firm का infrastructure। procurement जो है refers करता है प्रोसेस अक्वायर करने का वेरियस रिसोर्सेज inputs को to the primary activities, not to the resources themselves. As such, it occurs in many parts of the organization. This refers to the processes. This refers to the processes for acquiring resources input, various resources input to the primary activities, not to the resources themselves, as it occurs in many parts of the organization. This refers to the processes for acquiring the various resource inputs to the primary activities, not to the resources themselves. As such, it occurs in many parts of the organization. अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव अ टेक्नोलॉजी, सारी वैल्यू एक्टिविटीज के पास एक टेक्नोलॉजी है, इवन इफ इट इज सिंपली नो हाउ। ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव अ टेक्नोलॉजी इवन इफ इट्स सिंपली अ नो हाउ। द की टेक्नोलॉजीज जो है कंसर्न्ड है डायरेक्टली with the product, that is example research and product development, product design, or with processes, example process development, or with a particular resource, raw material improvement। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एरिया है जो ट्रांसेंड करता है ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, कंसर्न्ड है दोज एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व करती है रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग पीपल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिस्टम है ऑफ प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो सिस्टम ऑफ प्लानिंग करने का, फाइनेंस करने का, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक्सेट्रा क्रूशली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इन इट्स प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो कंसिस्ट करता है ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड रूटीन्स
of the organization which sustain its culture. So the system of planning, finance, quality control, information management, etc. are crucially important to an organization's performance in its primary activities, and infrastructure also consists of the structures and routines of the organization which sustain its culture. अब industry environment analysis. A combination of ideas and methodologies may be utilized to create a clear picture of key industry traits, competition, intensity, industry change drivers, rival firms, market position, and tactics, competitive success and profit forecast. तो industry environment analysis जो है enable करेगा strategic understanding about the entire state of any industry and make decisions about whether the industry is lucrative or not. The goal of the industry environment analysis, which is typically an important step of strategic analysis, estimate करना amount of competitive pressures the business is presently facing. तो इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस जो है ना एस्टिमेट करेगा अमाउंट कंपेटिटिव प्रेशर्स की जो एक बिजनेस जो है प्रेजेंटली फेस कर रहा है एंड एक्सपेक्टेड टू फेस इन नियर फ्यूचर्स, ठीक है। फिर द एनालिसिस जो है इंटेल करता है सीइंग द फॉर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिगर फ्रेमवर्क। द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस इज टू गेट इनसाइट इनटू अ वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स विद इन एंड आउटसाइड द बिजनेस। एनालाइज करना इन एलिमेंट्स को एनहेंस करता है नॉलेज ऑफ सराउंडिंग और सर्व करता है एज अ फाउंडेशन फॉर aligning strategies with changing industry circumstances and realities. Now, Porter's five forces model. Every business operates in the competitive environment. The competitive state of an industry applies a strong influence on how a firm develops their strategies. Porter five forces analysis जो है simple है but efficient way है for determining the key sources of competition in business or industry. ये powerful और widely used tool है जो systematically diagnose करता है significant competitive pressures को in a market और assess करता है strength of each. अब अंडरस्टैंड करना वेरिएबल्स जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री को हेल्प करने में टू अडॉप्ट स्ट्रेटजी बूस्ट प्रोफेबिलिटी एंड स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। अडेप्ट स्ट्रेटजी बूस्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। अब स्ट्रेटजिस्ट जो है यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग पोजिशन to organizational advantage and reinforce करेंगे a weak one to avoid making mistakes in the future. तो strategists may use a strong position to organizational advantage और reinforce a weak one to avoid making mistakes in the future. माइकल पोर्टर जो है believe करता है that the basic units of analysis for understanding is a group of competitors producing goods or service that compete directly with each other. So, Michael Porter believes that the basic unit of analysis for understanding is a group of competitors producing goods or services that compete directly with each other. ये industry है जहाँ पे competitive advantage जो है ultimately won or lost है. It is through competitive strategy that the organization attempts to adopt an approach to compete in the industry. अब जो करेक्टर मिक्स और इंटीग्रेसीज ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है वो नेवर द सेम है फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। अब मॉडल होल्ड करता है that the state of competition in industry is composite of competitive pressures operating in five areas. तो पहला तो competitive pressures associated with the market maneuvering and jockeying for buyer patronage that goes among rival shares in the industry या फिर associated with the new threats threat of new entrants into the market. The competitive pressures associated with the market maneuvering and jockeying of buyer patronage that goes on among rival sellers in the industry. Competitive pressure associated with the threat of new entrants into the market. तो competitive pressure associated दो चीज़ों से market maneuvering and jockeying for buyer patronage that goes on among rival sellers in the industry या फिर threat of new entrants into the market. Fear competitive pressures coming from the attempts of companies in other industries to win buyers over to their own substitute products. Competitive pressures coming from attempts of companies in other industries to win buyers over to their own substitute products. Yeah, we competitive pressure stemming from supplier bargaining power and supplier seller collaboration या फिर buyer bargaining power seller buyer collaboration. So coming from attempts of other companies in other industries to win buyers over to their own substitute products या फिर competitive pressure stemming from supplier bargaining power and supplier seller collaboration या फिर कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है स्टैमिंग है फ्रॉम बायर बार्गेनिंग पावर एंड सेलर बायर कोलैबोरेशन। तो पांचों वापस पढ़ती हूँ।
Competitive pressures associated with the market maneuvering and jockeying for buyer patronage that goes on among rival sellers in the industries. Competitive pressure associated with the threats of new entrants into the market. Competitive pressures coming from the attempts of companies in other industries to win buyers over to their own substitute products. Competitive pressures stemming from supply की bargaining power और supplier seller का collaboration. Competitive pressure stemming from buyer bargaining power और seller buyer collaboration. अब स्ट्रैटेजिस्ट जो है यूज कर सकता है फाइव फोर्सेस मॉडल को डिटरमाइन करने में कि व्हाट कंपटीशन इज लाइक इन अ गिवन इंडस्ट्री बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो स्ट्रैटेजिस्ट कैन यूज फाइव फोर्सेस मॉडल डिटरमाइन करने के लिए व्हाट कंपटीशन तो आइडेंटिफाई करना। पहला तो हमको आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स को जो associated है with each of the five forces. Identify करो specific competitive pressures associated with the each of the five forces. Evaluate करो कि कितने strong जो है pressures comprise कर रहे each of the five forces are. Evaluate how strong the pressures comprising each of the five forces are. Fear, strong, moderate to normal or weak. So identify करो specific competitive pressures को associated जो है with each of the five forces. इवेल्युएट करो कि हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर्स comprising each of the five forces are fierce, strong, moderate, normal or weak. फिर determine करो whether the collective strength of the five competitive forces is conducive to earning profits, earning attractive profits. तो determine करना कि जो collective strength है five competitive forces की वो conducive है to earning profits, conducive to earning profits. तो identify करना specific competitive pressures जो associated है with each of the five forces. Evaluate करना कि how strong the pressures comprising each of the five forces are, fierce, strong, moderate to normal or weak. डिटरमाइन करना कि वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द फाइव फोर्सेस जो है कंड्यूसिव है टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स। Potential new entrants, that is competitive pressures coming from the threat of entry of new rivals, industry competitor, library buyers में stemming from buyer और इसमें supplier bargaining power, इसमें buyer और इस threat substitute products का। अब पोर्टर के फाइव फोर्सेस मॉडल जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड enduring conceptual फ्रेमवर्क है जो यूज्ड है एसेस करने के लिए द नेचर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड टू describe an industry का structure. Interrelationship among these five forces gives each industry its own particular competitive environment by applying Porter's five forces model to model of industry attractiveness to their own industries. Manager जो है गॉज कर सकते हैं their own firm strength, weaknesses and future opportunities. थ्रेट क्या है न्यू एंट्रेंट्स का न्यू एंट्रेंट्स जो है रिड्यूस कर देंगे इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि वो ऐड करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इवन एट अ लोअर प्राइस एंड कैन सब्सटेंशियली erode एग्जिस्टिंग फर्म का मार्केट शेयर पोजीशन. सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में न्यू एंट्रेंट्स जो है रिड्यूस कर देते हैं इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को बिकॉज दे ऐड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी टू एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट even at a lower price. New entrants can reduce industry profitability because they are add new production capacity, leading to an increased supply of the product even at a lower price and can substantially erode existing firms' market share position. ये always a powerful source of competition होते हैं. The new capacity or product range they bring in up throw up new competitive pressure, or and the new bigger the new entrant, the more severe the competitive effect. New entrants जो है place करते हैं limit on prices और affect करते हैं profitability एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की। तो वापस पढ़ती हूँ न्यू एंट्रेंस जो है रिड्यूस कर देते हैं इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी को क्योंकि वो ऐड करते हैं न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी को लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इवन एट अ लोअर प्राइस एंड कैन सब्सटेंशियली जो इरॉड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फर्म के मार्केट शेयर पोजीशन को। ये और पावरफुल सोर्स होते हैं ऑफ कंपटीशन और जितना बड़ा जो है नया एंट्रेंट होगा उतना ही सीवियर कॉम्पिटिटिव इफेक्ट होगा। ये लिमिट प्लेस करते हैं प्राइजेस पे और अफेक्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्टिंग प्लेयर की। अब न्यू कैपेसिटी और प्रोडक्ट रेंज जो ब्रिंग अप होती है वो न्यू कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है थ्रो करती है
A firm probability tends to be higher when other firms are blocked from entering the industry. एक फर्म की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी जब अदर फर्म्स जो है ब्लॉक्ड होगी फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री. अब हम कैसे जो है डिस्करेज कर सकते हैं न्यू एंट्रेंट्स को. टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन ट्राई टू रेज बैरियर्स टू एंट्री. बैरियर्स टू एंट्री रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक फोर्सेस को, हर्डल्स को, जो स्लो डाउन करती है और इम्पीड करती है एंट्री बाय अदर फर्म्स. सो टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स एग्जिस्टिंग फर्म कैन ट्राइज टू रेज बैरियर्स टू एंट्री. बैरियर्स टू एंट्री रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमिक फोर्सेस दैट स्लो डाउन और इम्पीड एंट्री बाय अदर फर्म्स. कॉमन बैरियर्स क्या हो सकते हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, ब्रांड आइडेंटिटी, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्रोग्रेसिव एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स. तो वापस रिपीट करती हूँ. कॉमन बैरियर्स टू एंट्री, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड आइडेंटिटी, स्विचिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, access to distribution channel, possibility of aggressive retaliation by existing players. Capital requirement, economies of scale, switching costs, product differentiation, brand identity, access to distribution channels, and possibility of aggressive retaliation by existing players. Economies of scale, capital requirements, product differentiation, switching costs, brand identity, access to distribution channel, and possibility of aggressive retaliation by existing players. तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी फर्म्स जो है बार्ड हो जाएगी फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री, क्योंकि उनके पास ज़रूरी नहीं है कि उतने फंड्स हो, उतनी कैपिटल हो. तो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इंडस्ट्री, फर्म्स लैकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, thus enhancing the profitability of existing firms in the industry. So when a large amount of capital is required to enter an industry, firms lacking funds are effectively barred from the industry, thus enhancing the profitability of existing firms in the industry. अब economies of scale, तो many industries जो है characterized है by economic activities driven by इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर करता है डिक्लाइन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वॉल्यूम ग्रोज. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स रेफर टू डिक्लाइन इन पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वॉल्यूम ग्रोज. अब लार्ज फर्म जो एंजॉय करेगा इकोनॉमीज ऑफ सेल्स, वो प्रोड्यूस करता है हाई वॉल्यूम ऑफ गुड सक्सेसफुली लोअर कॉस्ट. दिस टेंड्स टू डिस्करेज new entrants. So many industries are characterized by economic activities driven by economics of scale. Economies of scale refer to decline in per unit cost of production as volume grows. A large firm that enjoys economies of scale can produce high volumes of goods at successfully lower cost. This tends to discourage new entrants. Now, product differentiation. Product differentiation refer करता है physical और perpetual differences या enhancement जो एक product को special और unique बनाता है in the eyes of customer. तो product differentiation refers to the physical or perpetual differences enhancement that make a product special or unique in the eyes of customers. So, product differentiation refers to the physical or perceptual differences or enhancements that make a product special or unique in the eyes of customer. Firms in the personal care products and cosmetics industries actively engage in product differentiation to enhance their product features. तो फर्म्स जो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में वो एक्टिवली एंगेज करती है इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एनहांस करने के लिए प्रोडक्ट के फीचर्स को. डिफरेंशिएशन जो वर्क करता है रीएनफोर्स करने के लिए एंट्री बैरियर्स, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंसेस मे बी टू हाई फॉर द न्यू एंट्रेंट्स. So firms in the personal care products and cosmetics actively engage in product differentiation to enhance their product features. Differentiation work to reinforce entry barriers because the cost of creating genuine product differences may be too high for the new entrants. नाउ स्विचिंग कॉस्ट. अब टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए न्यू एंट्रेंट जो है ना मस्ट बी एबल टू परsuade द existing customer of other companies to switch its product. To succeed in industry, new entrant must be able to persuade existing customer of other companies to switch to its product. So to succeed in an industry, new entrant must be able to persuade existing customers of other companies to switch to its existing switch to its product. To make a switch, buyers may need to test a new firm's product
negotiate new purchase contracts, and train personnel to use the equipment or modify facilities for product use. Buyer often incur substantial financial and psychological costs in switching between firms. When such switching costs are high, buyers are often reluctant to change. एक इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए न्यू एंट्रेंट जो है मस्ट बी एबल होना चाहिए परसुएट करने के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को अदर कंपनी के टू स्विच इट प्रोडक्ट्स। अब उसके लिए जो है बायर को टेस्ट करना पड़ेगा न्यू फर्म के प्रोडक्ट को, नेगोशिएट करने का पड़ेगा न्यू परचेज कॉस्ट, ट्रेन करना पड़ेगा पर्सनल को टू यूज इन इक्विपमेंट या मॉडिफाई फैसिलिटीज फॉर प्रोडक्ट यूज। अब बायर इसमें सब्सटेंशियल फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो है इनकर करते हैं, तो जहाँ पे ये कॉस्ट हाई होती है वहाँ बायर्स जो है रिलक्टेंट होते हैं टू चेंज। अब ब्रांड आइडेंटिटी, तो ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स जो है सर्व करती है एज अनदर एंट्री बैरियर। ठीक है, सो ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन सर्व एज अनदर एंट्री बैरियर। The brand identity of products or services offered by existing firms can serve as another entry barrier. तो brand identity of products or service offered by exist serve as entry barrier. Brand identity particularly important है infrequently purchased product के लिए जो carry करते हैं high unit cost to the buyer. तो new entrants often encounter significant difficulties in building up the brand identity, because to do so they must commit substantial resources over a long period. अब एसेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो अवेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर न्यू एंट्रेंस जो है पोजेस करता है अनदर सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर। अनअवेबिलिटी वापस सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर न्यू एंट्रेंट के लिए। तो डिस्पाइट द ग्रोइंग पावर ऑफ द इंटरनेट मैनी फर्म्स मे कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द कंट्रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू सस्टेन अ बैरियर टू एंट्री टू राइवल्स। ऑफन एग्जिस्टिंग फर्म्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कैन रिटार्ड और इम्पार्ट देयर यूज बाय new forms. Now, possibility of aggressive retaliation. Sometimes the mere threat of aggressive retaliation by incumbents can deter entry by other firms into an existing industry. For example, just the introduction of a new product by a new firm may lead incumbent firm to reduce their product prices and increase their advertising budgets. Now, bargaining power buyer की, तो ये एक अनदर फोर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है कॉम्पिटिटिव कंडीशन इंडस्ट्री की। दिस फोर्स विल बिकम हैवियर डिपेंडिंग अपॉन द पॉसिबिलिटीज ऑफ बायर फॉर्मिंग ग्रुप्स और कार्टेल्स। तो अगर बायर्स जो है ग्रुप्स और कार्टेल्स बना लेते हैं उसकी पॉसिबिलिटी जो है डिपेंड करता है। मोस्टली दिस इज phenomenon seen in industrial products. Quite often users of industrial products come together formally or informally and exert pressure on the producer. The bargaining power of the buyers influences not only the price of the producer and not only the prices that a producer can charge, but also influences in many cases cost and investment of the producer, because the buyer because powerful buyer is usually bargain for better services which involve cost and investment on the part of the producer. So, buyer of an industry products have sometimes exert considerable pressure on existing firms to secure lower prices or better services. This leverage is particularly evident जब buyers के पास full knowledge हो of the sources of products और उनके substitutes की, buyers have full knowledge of the sources of products and their substitute spend करते हैं lot of the money industry product पे, that is big buyers उनके पास knowledge हो सोर्सेज ऑफ द प्रोडक्ट्स और उनके सब्सटीट्यूट्स की, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो है not उनको perceived as critical to the buyer's needs and preferences, and buyers are more concentrated in firms supplying the product, they can easily switch to the substitutes available. So they have full knowledge of the product sources of products or unke substitutes. They spend a lot of money on the industry products, that is they are big buyers, and the industry key product is not perceived as critical to the buyer's needs, and buyers are more concentrated than firms supplying the product, they can easily switch to the substitutes available. So quite often suppliers जो है bargaining power of suppliers, अब तो quite often suppliers to exercise considerable bargaining power over companies. The more specialized the offering from the supplier, greater is his clout. And if the suppliers are also limited in number, they stand a still better chance to exhibit their bargaining power. तो bargaining power suppliers जो है determine करती है cost raw material की और other inputs की of the industry.
Therefore, industry attractiveness and profitability. सो सप्लायर जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री नंबर ऑफ वेज में। सप्लायर्स जो है कमांड कर सकते हैं बार्गेनिंग पावर ओवर अ फर्म। जब जो प्रोडक्ट है उनका क्रूशियल है टू द बायर और सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट्स क्रूशियल टू द बायर and substitutes not available, they can erect high switching cost जो erect कर सकते हैं more concentrated and than their buyers. They are more concentrated than their buyers. They can erect high switching costs and their product is crucial to the buyer and substitutes भी available नहीं है. Now, nature of rivalry in the industry. The rivalry among existing players is quite obvious, right? This is commonly what is normally understood as competition. For any player, the competitor influences strategic decisions at different strategic levels. तो कोई भी player के लिए जो है competitor influence करते हैं strategic decisions को different strategic levels पे. तो the impact is evident more at functional level in the prices being charged, advertising and pressures on cost and product and so on. अब इंटेंसिटी की लाइवली की इन द इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. तो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन and of attracting customers and thus directly affect the profitability. The more intensive the rivalry, the less attractive is the industry. Now, rivalry among competitors tend to be cutthroat and industry profitability low under various conditions explained as follows. Industry का leader, industry leader, number of competitors, fixed cost, exit barriers, product differentiation, slow growth. Slow growth, product का differentiation, fixed cost, exit barriers, number of competitors and industry leader. तो कितने हैं? छः हैं क्या? हाँ, तो छः वापस बोलती हूँ मैं. इंडस्ट्री लीडर, एग्जिट बैरियर्स, फिक्स कॉस्ट, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड स्लो ग्रोथ. इंडस्ट्री लीडर, स्लो ग्रोथ, फिक्स कॉस्ट, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, wait, industry leader, number of competitors, product differentiation, slow growth, exit to barriers, and fixed cost. So, a strong industry leader can discourage price wars by disciplining initiators of such activities. Because of its greater financial resources, a leader can generally outlast smaller rivals in a price war. Knowing this, smaller rivals often avoid initiating such a contest. So, स्ट्रॉन्ग लीडर जो है एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर जो है डिस्करेज कर सकता है प्राइस वार डिसिप्लिन करके इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटीज़. सो अ स्ट्रॉन्ग लीडर कैन डिस्करेज प्राइस वार्स बाय डिसिप्लिनिंग इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. अब लीडर जो है जनरली आउटक्लास करता है स्मॉलर राइवल्स को प्राइस वार में. तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो डिस्करेज कर सकता है प्राइस वार डिसिप्लिन करेगा इनिशिएटर्स ऑफ सच एक्टिविटीज़. उसके ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से जो है लीडर जनरली आउटलास्ट करता है स्मॉलर राइवल्स को प्राइस वॉर में. और लीडर कैन जनरली आउटलास्ट स्मॉलर राइवल्स इन प्राइस वॉर. नोइंग दिस स्मॉलर राइवल्स ऑफन अवॉइड इनिशिएटिंग सच अ कॉन्टेक्स्ट. नोइंग दिस स्मॉलर राइवल्स ऑफन अवॉइड इनिशिएटिंग सच अ कॉन्टेक्स्ट. Knowing this, smaller rivals often avoid initiating such a context. Now, number of competitors. Even when an industry exists, the even when an industry exists, the leader ability to exert pricing discipline diminishes with the increased number of rivals in the industries as communicating. इंडस्ट्री लीडर हो फिर भी जो लीडर की एबिलिटी टू एक्सर्ट प्राइसिंग डिसिप्लिन जो है ना वो डिमिनिश हो जाएगा अगर इंक्रीज नंबर ऑफ राइवल्स होंगे इंडस्ट्री में एज कम्युनिकेटिंग एक्सपेक्टेशंस टू प्लेयर्स बिकम मोर डिफिकल्ट. सो इवन व्हेन इंडस्ट्री लीडर एग्जिस्ट द एबिलिटी लीडर की एबिलिटी एक्सर्ट प्राइसिंग डिसिप्लिन जो है डिमिनिश कर जाता है विद इंक्रीज नंबर ऑफ राइवल्स इन द इंडस्ट्री एज कम्युनिकेटिंग expectations to the players become more difficult.
So when rivals जो operate करते हैं with high fixed cost, they feel strong motivation to utilize their capacity and therefore are inclined to cut through prices when they have excess capacity. So when rivals operate with high fixed cost, जो rivals जो operate करते हैं high fixed cost के साथ, तो उनको strong motivation होता है, वो feel करते हैं strong motivation to utilize their capacity and therefore are inclined to cut prices when they have excess capacity. Price cutting cause करता है profitability to fall for all the firms in the industry as firm seeks to produce more to cover costs that must be paid regardless of industry demand. For this reason, profitability tends to be lower in industry characterized by high fixed cost. अब exit barriers तो rivalry among competitors decline हो जाएगा if some competitors leave an industry. ठीक है, so profitability therefore tends to be higher in industry with few exit barriers. एग्जिट बैरियर्स जो मैनी फॉर्म्स में आता है एसेट्स ऑफ अ फर्म कंसिडर करते हैं एग्जिट में बी हाईली स्पेशलाइज्ड एंड देयरफॉर ऑफ लिटिल वैल्यू टू any other firm. Such a firm can thus find no buyer for its assets. Such a firm can thus find no buyer for its assets. This discourages exit. When barriers to exit are powerful, competitors जो है desiring exit may refrain from leaving. Their continued presence in an industry exert करता है downward pressure on the profitability of all competitors. Now product differentiations. Firm जो है sometimes insulate करती है themselves from price wars by differentiating their products from those of rivals. As a consequence, profitability tends to be higher in industries that offer opportunity for differentiation. Profitability tends to be lower in industries involving undifferentiated commodities such as memory, chips, natural resources, processed metals, and railroads. Now, slow growth. Industries whose growth is slowing down tend to face more intense rivalry, and as industry growth slows, rivals must often fight harder to grow or even to keep their existing market share. The resulting intensive rivalry tends to reduce profitability and all. Now, threat of substitutes. Substitutes जो है latent source of competition in industry, अगर they become a major constituent, ये जो है major constituent होते हैं of competition बहुत सारे cases में. सब्सिडी प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करते हैं प्राइस एडवांटेज और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू द कंज्यूमर और ड्रास्टिकली अल्टर कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव करेक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री. सो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग अ प्राइस एडवांटेज और परफॉर्मेंस improvement to the consumer and can drastically alter the competitive character of an industry and they can bring in it all of a sudden. जैसे कोयर suffered at the hands of synthetic fire, where substantial investment in R&D is taking place, threats from substitute products can be expected. Substitute usually limit करते हैं prices और profits को एक industry में final flows जो influence कर सकते हैं industry profitability को availability of substitutes for industry product predict करते हैं profit pressure को from the source. Firm must search for products that perform the same or nearly the same function as their existing products. Real estate, insurance, bonds, stocks, deposits, for example, are clear substitutes for common stock because they represent alternates. फाइव फोर्सेस जो है टुगेदर डिटरमाइन करते हैं इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस प्रॉफिटेबिलिटी को. दिस इज बिकॉज दिस फोर्सेस कैन इन्फ्लुएंस द कॉज दैट अंडरलाई इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस प्रॉफिटेबिलिटी. फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स सच एज कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर बीइंग अ प्लेयर इन द इंडस्ट्री डिसाइड करता है इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑल सच एलिमेंट्स जो गवर्नड है बाय दिस फोर्सेस. कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस फाइव फोर्सेस competitive forces डिटरमाइन करता है स्कोप टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स. Strength of the forces may vary from industry to industry.